स्वागत है आपका एक्सरजी के भाग 4 में। और ये आखिरी लेक्चर होगा एक्सरजी के बारे में। और इस लेक्चर में केवल हम कंट्रोल वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरजी बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा एक्सरजी बैलेंस कंट्रोल वॉल्यूम पे। ना कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि फ्लो सिस्टम है, और इसमें एक्सरजी जो चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला वर्क के माध्यम से, दूसरा फ्लो के माध्यम से, मास इन मास आउट के माध्यम से, और तीसरा आपका जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके माध्यम से। तो इसका भी बैलेंस निकाल सकते हैं कि एक्स इन माइनस एक्स आउट जो है वो अलग अलग फॉर्म में होगा, और कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगा, और बाकी जो बचा वो आपका चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम के एक्सरजी में चला जाएगा। जो जनरल एक्सरजी बैलेंस जो हमने पिछली बार किया था पिछले लेक्चर में, उसी को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमने वो एक क्लोज सिस्टम के लिए किया था। यहाँ पे आपका एक फ्लो सिस्टम आ जाएगा, और इसमें मास इन एंड मास आउट भी आ जाएगा। तो आपका एक्स हीट है, और जो कि हीट इंट्रैक्शन की वजह से जो एक्सरजी कंट्रोल वॉल्यूम के साथ जुड़ी हुई है, जो कि हीट की वजह से है, और दूसरा जो नेट हो रहा है वर्क की वजह से। तो ये हो गया जो डेफिनेशन के हिसाब से ये हीट इन है और ये वर्क आउट है, तभी इसमें माइनस लगाया हुआ है, प्लस जो मास इन माइनस मास आउट माइनस एक्स डिस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रॉय हो गया, और बाकी आपका जो चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम में जो एक्सरजी होगा उसका। तो एक्स हीट जो है वो पहले हमने पिछले लेक्चर में बताया कि एक्स हीट जो है इसको हम अगर रिवर्सिबल मान के चले कि ये कन्वर्ट करेंगे जो एक्सरजी का यूज़फुल जो एनर्जी इससे और यूज़फुल वर्क जो इससे निकल के आएगी वो ईटा टाइम्स क्यू होगा। जो ईटा आपका हीट इंजन का रिवर्सिबल फॉर्म में जब लेते हैं वो, जो कि 1 माइनस T0/Tk होगा, और के यहाँ पे जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बाउंड्री है जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए ये समेशन दिया हुआ है। तो ये आपका एक्स हीट हो गया। एक्स वर्क में आपने W माइनस W सराउंडिंग लिया हुआ है, जो हमने कहा कि ये आपका टोटल यूज़फुल वर्क। तो ये टोटल ये हो गया आपका W माइनस W सराउंडिंग। तो W सराउंडिंग जो है वर्क ऑन द सराउंडिंग होगा, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा निकालने के लिए कि एक्चुअल यूज़फुल वर्क कितना हुआ। तो ये हो गया टोटल वर्क आउट, ठीक है। W यूज़फुल वर्क आउट जो है वो ये निकल के आया, और प्लस जो है मास इन जो एक्सरजी लेके आ रहा है आपका मास, प्लस माइनस मास आउट जो निकल रहा है, और जो बाकी आपका डिस्ट्रक्शंस है, और ये आपका x2 माइनस x1 है। तो रेट के फॉर्म में बस आपको चेंज करना होगा रेट के फॉर्म में। तो ये डॉट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ऑफ कोर्स ये आपका जो वॉल्यूम जो कि चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है वो चेंज आएगा, और ये m डॉट आ जाएगा, यहाँ पे x डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रेट ऑफ एक्सरजी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इसकी बात करें कि ये अगर आपको फाइनल स्टेट पता है, कंट्रोल दिया हुआ है, तो आप x2 माइनस x1 को m2 phi2, क्योंकि ये x जो है जो यहाँ पे दी हुई है ये आपका एक फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट होगा, और उसमें आपको ये एक्सरजी ऑफ द क्लोज सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम का जो सिस्टम है उसको यूज़ करेंगे। तो ये phi2 माइनस phi1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनल एनर्जी काम आएगा जब हम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जहाँ पे आपको मास इन मास आउट ये सब है, यहाँ पे आपको निकल के आएगा आपका इंथैल्पी का कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। अगर स्टेडी फ्लो है इसका मतलब ये टर्म्स ज़ीरो होंगे, जिसमें कि आपका वॉल्यूम पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब W का माइनस सराउंडिंग जो है, W सराउंडिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, रेट फॉर्म में। और कंट्रोल वॉल्यूम का जो राइट हैंड साइड हमने लिया था ये वाला, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर स्टेडी है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो जो बचा वो ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जब स्टेडी फ्लो कंसिडर कर रहे हैं आप। और अगर सिंगल है तो आप समेशन को, जो है सिंगल स्ट्रीम है तो समेशन को आप यहाँ पे जो पे मास है ये क्योंकि ये समेशन जो है नंबर ऑफ स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप हटा सकते हैं और सिंगल स्ट्रीम कंसिडर कर सकते हैं, जिसका मास
रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए एम डॉट साई वन माइनस साई टू हो गया, इन माइनस आउट हो गया, और ये आपका एक्स डिस्ट्रक्शन है। नोट कीजिए कि ये जो टर्म है जो हमने लिखा है यहाँ, ये जो है यहाँ पे ये चेंज इन इंथैल्पी होगा माइनस T0 S1 माइनस S2 प्लस काइनेटिक एनर्जी चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये पर यूनिट मास पे है। ठीक है, तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को अगर पर यूनिट मास में लिखना होगा तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका स्मॉल q हो गया, ये आपका स्मॉल w हो गया, और यहाँ से मास हट गया और ये स्मॉल x हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर यूनिट मास में आप मास रेट को हटा सकते हैं और आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इन जनरल किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम कंडीशन में अगर x इन आ रहा है तो तीन तरह से आ सकता है, एक हीट की वजह से, वर्क की वजह से, मास की वजह से, और निकल रहा है तो भी तीन तरह के जैसे ये निकल सकता है एक्सर्जी, वह हीट की वजह से वर्क और मास, और कुछ अमाउंट आपका डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ये इन जनरल ग्राफिकल फॉर्म में ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये रिवर्सिबल कंडीशन पे लेते हैं तो ये W इक्वल टू W रिवर्सिबल होगा। ओके, और ऐसे केस में चूँकि ये रिवर्सिबल वर्क है, आपका ये एक्स डिस्ट्रक्शन जो है वो एक्स डिस्ट्रॉय वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एस डिस्ट्रॉयड जो है वो आपका एस जनरेशन से है, रिलेटेड है। आपको नोटिस करिए, आपने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि एस डिस्ट्रॉयड इज़ T0 एस जनरेशन। तो एस जनरेशन जो है, जो एंट्रोपी जनरेशन ज़ीरो हो जाएगा, एक्स डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जब भी सिस्टम रिवर्सिबल है और प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो ऐसे केस में अगर वो सिंगल स्ट्रीम है और रिवर्सिबल सिस्टम है तो W को हम W रिवर्सिबल कह सकते हैं, और इसको फिर हम यहाँ लेके आ सकते हैं, एस डिस्ट्रॉयड जब का ज़ीरो हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि W रिवर्सिबल जो है, अगर पर यूनिट मास में ना लिया, सिंपल टोटल वैल्यू ले, तो ये एम डॉट साई वन माइनस साई टू प्लस आपका जो एक्स जनरेशन है, जो एक्स निकल के आ हीट की वजह से, वो आपने यहाँ पर लिखा। अगर ये एडियाबैटिक है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फॉर एडियाबैटिक कंडीशन के लिए आपका W रिवर्सिबल सिंगल स्ट्रीम के लिए केवल आपका एम डॉट साई वन माइनस साई टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा मैक्सिमम अमाउंट जो वर्क है, आउटपुट जो निकल सकता है, जो ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए। ठीक है, और यही आपका कह सकते हैं कि ये मिनिमम वर्क जो है इनपुट की तरफ पे निकल गया, जो कि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए जैसे कंप्रेसर है। अब हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली जेनरिक जो उसका डेफिनेशन है वो हमेशा जो आइडियल कंडीशन पे मैक्सिमम जो वर्क काम कर सकता है उसके जो रेफरेंस में कितना एक्चुअल आपका काम कर रहा है वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ईटा जो मैक्सिमम है एफिशिएंसी पे है, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय जो ईटा मैक्सिमम जो रिवर्सिबल कंडीशन पे कर रहे हैं, तो उससे हमने निकाला था। फिर हमने ये भी कहा था कि जो आपका सेकंड लॉ एफिशिएंसी को आप ऐसे ना करके आप सीधा एक्सर्जी जेनरिक एक्सर्जी पे कर सकते हैं। तो उससे वो, क्योंकि एक्सर्जी जो है वो जेनरिक एक्सर्जी जो है एक जेनरिक डेफिनेशन है, तो ऐसे में आप ईटा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सर्जी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय एक्सर्जी सप्लाइड, जितना हमने एक्सर्जी सप्लाई किया है और जितना हमने उसे रिकवर किया, या वन माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड डिवाइडेड बाय एक्सर्जी सप्लाइड। तो ये एक जेनरिक डेफिनेशन हो गया है, और इसी को हम देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट डिवाइसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड जो है वो हमने इसको हम T0 जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, एस जनरेशन, ये भी लिख सकते हैं। ये भी हमने डेफिनेशन के माध्यम से लिखा था। तो ये एक सेकंड लॉ एफिशिएंसी है। रिमेंबर हमने एग्जांपल पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी को हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन अब स्टेडी फ्लो डिवाइस के वजह से के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, और पर्टिकुलरली जो कॉमन हमारे डिवाइसेस हैं जिसमें कि टर्बाइन, कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर या मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, वो कंसिडर करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो टर्बाइन की बात करते हैं। टर्बाइन में हम लोग एज्यूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है और ये एडियाबैटिक है। ये आइडियल कंडीशन के लिए हम लोग टर्बाइन को ऑपरेट भी करने की कोशिश करते हैं कि उसमें हीट लॉस ना हो, तो एडियाबैटिक हो गया। और ऐसे केस में आपका सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी टर्बाइन का क्या होगा, जो आपका एक्सर्जी रिकवर्ड होगा वो तो W आउट है,
और जो इसमें स्पेंड किया है वो आपका एक्सर्जी डिफरेंस है, जो आपका इनलेट माइनस आउटलेट का जो एक्सर्जी है फ्लूइड का। देखा जाए तो ओरिजिनल जो हमने डेफिनेशन से भी लिखा था कि W आउट डिवाइडेड बाय W रिवर्सिबल आउट, ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि W आउट जो आप एक्चुअल निकाल रहे हैं जो कि इंथैल्पी चेंज की वजह से होगा, और ये आपका psi1 माइनस psi2 हो गया, ये आपका एक्सर्जी सप्लाइड है। इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस T0 एस जनरेशन डिवाइडेड बाई psi1 माइनस psi2, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक डेफिनेशन हो गया है, और इसमें एस जनरेशन जो होगा वो क्या होगा, ये S2 माइनस S1 होगा। ठीक है, तो दैट इज ये टोटल जनरेशन होगा, एंट्रोपी जो सेकंड जो आउटलेट स्ट्रीम का है माइनस इनलेट स्ट्रीम का, सेकंड स्टेट माइनस ओरिजिनल स्टेट। ओके, तो अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो अब कंसिडर करते हैं हम लोग एडियाबैटिक कंप्रेसर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो इसका पर्पस है ये क्या रहेगा कि एडियाबैटिक कंप्रेसर जो है इसको भी वैसे एज्यूम करेंगे कि आपके पास इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नेग्लिजिबल है, तो जो हम एक्सर्जी सप्लाई करेंगे वो कुछ नहीं, वो W इन है, रिकवर्ड होगा वो होगा एक्सर्जी जो चेंज आएगा जो आपका आउटलेट स्ट्रीम में है, तभी आपका x2 माइनस x1 आ गया, psi2 माइनस psi1 आ गया, तो ये आपका एक्सर्जी रिकवर्ड हो गया, ये वाला पार्ट हो गया जो कि आपका सेकंड ये है, और ये आपका एक्सर्जी सप्लाइड हो गया। और सप्लाइड जो है वो काइंड ऑफ एंथैल्पी चेंज से भी है, ये बैलेंस से एनर्जी बैलेंस से आ जाएगा। ये आपका W इन है, और ये आपका काइंड ऑफ रिवर्सिबल जो इन की बात कर रहे हैं इसके हिसाब से है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड है, तो 1 माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड डिवाइडेड बाय सप्लाइड, तो ये आपका ये रिलेशन निकल के आता है। तो इन जनरल हम ये भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की, जिसमें कि हम फ्लूइड को मिक्स नहीं कर रहे हैं, बट एक एक्सर्जी जो है एक स्ट्रीम की वो बढ़ती है, दूसरे स्ट्रीम की कम होती है। तो एक में नोट कीजिएगा कि इसमें एक कोल्ड स्ट्रीम है और एक हॉट स्ट्रीम है, तो एक्सर्जी जो है वो हॉट स्ट्रीम की जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और कोल्ड स्ट्रीम की जो है वो रिकवर करके वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सर्जी रिकवर्ड का मतलब जो कोल्ड स्ट्रीम की एक्सर्जी बढ़ती है वो रिकवर्ड हो गया, और एक्सर्जी सप्लाइड या एक्सपेंडेड का मतलब जो हॉट स्ट्रीम की जो एक्सर्जी डिक्रीज़ होगी उतनी अमाउंट की एक्सर्जी हमने स्पेंड की हुई है। तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी। तो सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी में एक्सर्जी एक्सपेंडेड सप्लाइड जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो आप हॉट कर लेंगे क्योंकि उतना ही अमाउंट सप्लाई करेंगे। तो psi1 माइनस psi2, इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ से ये 1 है और यहाँ से 2 है, ये इनलेट है ये आउटलेट है 2, तो चेंज क्या होगा psi1 माइनस psi2 क्योंकि वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो m डॉट हॉट psi1 माइनस psi2, और वही आपका कोल्ड स्ट्रीम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो psi4 माइनस psi3, तो ये आपका जो है रिकवर्ड हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने बाकी एग्जाम्पल में भी किया था, 1 माइनस T0 दिस, ये आपका डिस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका सप्लाइड हो गया एक्सर्जी। इसको अभी और भी डिटेलिंग कर सकते हैं कि ये एक्स जनरेशन क्या है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स जनरेशन क्या होगा, इसमें दोनों फ्लूइड में एंट्रोपी जनरेट हो रही है, ऐसे में आप एक्स जनरेशन को सिंपल सा दोनों स्ट्रीम जो है इसके जो चेंजेस हो रहे हैं डेल्टा एस जनरेशन, उसको हम ऐड कर सकते हैं। डेल्टा एस आप अगर ऐड करेंगे तो आपको एस जनरेशन मिल जाएगा, और उसके लिए m डॉट हॉट S2 माइनस S1 प्लस m डॉट कोल्ड S4 माइनस S3, ये निकल के आएगा आपका एस जनरेशन। ठीक है, अच्छा ये हमने मान के चले हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो काइंड ऑफ हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हीट ट्रांसफ़र होता तो कुछ ना कुछ लॉस होता, यहाँ से सपोज बाहर भी ज़्यादा होता, तो ऐसे में आपको एस जनरेशन में आपको और भी ऐड करना पड़ता टर्म, जिसमें कि
कहीं जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो एडिशनल टर्म जो ऐड करना पड़ेगा, जिसको कि हीट लॉस का है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहे कि क्यू लॉस है, कुछ कुछ और लॉस हो रहा है, तो आप उसको 1 - T0 बाई टी बाउंड्री भी कर सकते हैं। जो भी बाउंड्री आप लगाना चाहें इसका, उसको करके आप इसका जनरेशन जो हीट लॉस की वजह से हो रहा है वो भी ऐड करके आप एस जनरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली मिक्सिंग चैम्बर जो है वो भी कर सकते हैं, जिसमें कि इस वाले केस में जो हीट एक्सचेंजर है इसमें तो मिक्सिंग चैम्बर नहीं है, ये मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। बट अगर मिक्सिंग चैम्बर जिसमें हॉट स्ट्रीम 1 जो है कोल्ड स्ट्रीम 2 से मिक्स कर रही है, तो ऐसे केस में भी आप निकाल सकते हैं ईटा, क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसमें कि जो एक्सर्जी एक्सपेंड कर रही है वो हॉट स्ट्रीम का हो रहा है, और एक्सर्जी कोल्ड जो है वो रिकवर कर रही है, मतलब वो उसका एक्सर्जी बढ़ रहा है, तो आप कोल्ड कर लेंगे। लेकिन फाइनल स्ट्रीम तो फिक्स है, वो आपका मिक्स हो गया है, वो 3 है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये 1 है, ये आपका 2 है, ये मिक्स हो गया, और ये आपका 3 है। तो जो आपका नीचे है सप्लाइड वो हॉट से आ रहा है, जो कि 1 है, ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, और ये 3 है। तो 1 - 3 इतना अमाउंट आपका एक्सर्जी जो है वो सप्लाइड है, और इतना अमाउंट जो है 3 - 2 इतना अमाउंट जो है वो आपको रिकवर किया है। बट ये कोल्ड का मास यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये कोल्ड स्ट्रीम के हिसाब से है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको ये समझ में आया किस तरह से करना है ये चीज़। इसको चाहे तो एक्चुअली आप चाहे तो इसको एस जनरेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा 1 - T0 एस जनरेशन डिवाइडेड बाई जो है m.out psi 1 - psi 3। अब एस जनरेशन निकालना है, तो इसमें होगा आपका कि जो आपके पास फाइनल इंट्रॉपी है इसका, वो होगा टोटल मास m टोटल, ठीक है, S3 जो माइनस m जो हॉट है, S1 माइनस m कोल्ड, S2। तो इसमें डॉट लगाएंगे क्योंकि रेट है। तो ये आपका टोटल जो है ये निकल के आएगा एस जनरेशन। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा समझ में आया कि किस तरह से ये ईटा निकाल सकते हैं। बट बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझें और उसको अभ्यास करें। अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक स्टीम टरबाइन का। तो ये आपका एक्सर्जी एनालिसिस करना हमें इस स्टीम टरबाइन पे। यहाँ पे स्टीम जो है वो इंटर कर रही है 3 मेगापास्कल 450 डिग्री सेल्सियस पे, जो इस रेट से 8 kg पर सेकंड से आ रही है, और एग्जिट कर रही है 0.2 मेगापास्कल 150 डिग्री सेल्सियस पे। बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस और 100 किलो पास्कल पे है, और साथ में ये एनर्जी कुछ हीट लॉस हो रहा है 300 किलो वाट। कहने का मतलब ये टरबाइन जो एडियाबैटिक नहीं है, जो कि हम चाहते हैं यूजुअली। और हमने जब आगे प्रोसेसेस भी किए थे जहाँ पे एसेंट्रोपिक प्रोसेस लिया था, वो इसी वजह से लिया था। बट इसमें हम ये एसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि एडियाबैटिक नहीं है। तो हमें निकालना है इसमें एक्चुअल पावर इनपुट जो एक्चुअल हुआ है, जो मैक्सिमम जो पावर पॉसिबल है वो, और सेकेंड लॉ ऑफ इफिशिएंसी निकालनी है, एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड जो हुआ है, और एक्सर्जी ऑफ द स्टीम एट द इनलेट कंडीशंस निकालना है। तो एक तरह से आपको सब अभ्यास हो जाएगा, चूँकि अभी तक हमने जो लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टीम टेबल आपको यूज़ करना होगा। तो एक तो आपको स्टीम टेबल यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा ये कि कुछ ना कुछ एजम्पशन तो लेने इसमें यूज़ करेंगे। ये एक तो ये स्टडी है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आपके पास जो डेल्टा जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो यहाँ पे डॉटेड लाइन लिखा हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम है, इसका डेल्टा एम जो है CV ये आपका 0 है, डेल्टा एनर्जी का भी CV 0 है, और डेल्टा चूँकि ये स्टडी है तो ये भी 0 है, डेल्टा एक्स ऑफ द CV ये भी 0 है क्योंकि स्टडी फ्लो है। तो इनलेट कंडीशन अगर लिखे तो इसके लिए आपको टेबल यूज़ करना पड़ेगा, और इनलेट का टेबल जो है वो A6 से आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको H1 S1 मिल जाएगा, और एग्ज़िट कंडीशन में भी आपको टेबल जो है ये भी आपको A6 से मिलेगा, जिसमें भी आपको H2 S2 मिल जाएगा। चलिए ये इसे 1 मान के चले, इसको 2 मानते हैं। और डेड स्टेट जो है इसका टेबल आपको A4 से मिल जाएगा,
जिसमें कि हम लोग ये मानेंगे कि H0 जो है वो HF है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और S0 है जो SF है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें निकालना है कि एक्चुअल इसका पावर आउटपुट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि E in माइनस E आउट इक्वल टू DE सिस्टम बाय DT, जो कि 0 है चूँकि स्टेडी स्टेट है। तो E in माइनस E आउट में आपका आ जाएगा E in क्या है इसमें, क्योंकि एक ही एनर्जी आ रही है तो m डॉट H1 आएगा। E आउट में क्या है आपका W जो आउट है प्लस जो Q आउट है डॉट में लगा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सब रेट फॉर्म में है, प्लस जो स्ट्रीम से निकल रहा है एग्ज़िट से m डॉट H2। ठीक है, और चूँकि हमने मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो सब ज़ीरो है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आप प्लीज़ रीअरेंज करेंगे इसको आप, तो W डॉट आउट ये आपको निकल के आएगा m डॉट H2 माइनस H1 माइनस Q डॉट आउट। ठीक है, तो इसमें आपको m डॉट दिया हुआ है, तो ये भी पता है, H2 आपको टेबल से पता चल गया, तो ये भी पता है, ये भी पता है, और Q डॉट आउट आपको 300 किलो वाट दी हुई है, तो ये निकल के आता है 4306 किलो वाट। ये आपका W डॉट आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका भाग है वो देखते हैं कैसे करें सॉल्व। ये मैक्सिमम पॉसिबल पावर आउटपुट। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल पावर आउटपुट जो है वो रिवर्सिबल है, तो ये हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल पावर, बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल पावर आउटपुट का। तो ये तभी होगा जब आप इसको मान के चले कि ये सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल, मतलब ये हो गया रिवर्सल प्रोसेस में है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सर्जी है डिस्ट्रॉयड है वो आपका ज़ीरो है, एंट्रोपी जनरेशन ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर हम मान के चले ये चीज़ कि रिवर्सिबल, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, और x इन तब हम लोग x डॉट आउट माइनस x डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू dx सिस्टम बाय dt। स्टेडी स्टेट है तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। कहने का मतलब x इन माइनस x आउट हो गया। अब इसमें जो है x इन और x आउट आपको निकालना है कि किस किस वजह से आ रहा है, और यहाँ पे आपका नेचुरली x इन जो है वो देखा जाए। सो x इन आपके पास ऑफ कोर्स मास की वजह से है, और जो फ्लो रेट हो रहा है उसकी वजह से मास इन मास आउट। और जो हीट ट्रांसफ़र है इसका कंट्रीब्यूशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम कंडीशन जो कि मैक्सिमम आउटपुट है, ये आपको निकाल सकते हैं कि ये पार्ट जो सराउंडिंग का, इमीडिएट सराउंडिंग का, जिससे कि ये बाउंड्री जो है T0 जो है वो आपका 25 डिग्री, T बाउंड्री जो है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जिससे कि आपका हीट ट्रांसफ़र यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा इस बाउंड्री से, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में है। तब जाके आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि x इन जो है आपका केवल m डॉट साई 1 है, और x आउट जो है W डॉट रिवर्सिबल आउट है, प्लस x आउट हीट का है, वो हीट जो है वो हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो, प्लस आपका m डॉट साई 2 है। ज़ीरो इसलिए क्योंकि अब ये बाउंड्री पे है, तो ऐसे में आप जो है एक्सटेंडेड सिस्टम ने आप लिया है, जिससे कि आपका एक्सर्जी कंट्रीब्यूशन जो है हीट का वो ज़ीरो हो गया। अब ये एक्सटेंडेड सिस्टम में से आपने लिया बेसिकली, और इससे आप जो मैक्सिमम रिवर्सिबल आउट कंट्रीब्यूशन जो फाइंड आउट अच्छे से कर सकते हैं। नाउ अब क्या करना है आपको कि इसको बस अब कैलकुलेट करना है, m डॉट साई 1 माइनस साई 2 जो है वो W रिवर्सिबल आउट है। नोटिस कीजिए ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। अगर हमने ध्यान से दिया तो ये हमने यहाँ पे भी लिखा था इस डिस्कशन से पहले भी, ये वाला जो रिवर्सिबल वर्क है m डॉट साई 1 माइनस साई 2 एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और यही हम डिराइव करके यहाँ पे भी लेके आए हैं ये चीज़। अब यही है कि आपको ये साई 1 माइनस साई 2 निकालना है, और उसके निकालने के लिए आपको बेसिकली m डॉट H1 माइनस H2 माइनस T0
S1 माइनस S2 और काइनेटिक एनर्जी और बाकी चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, केवल ये रह जाएगा और W रिवर्सिबल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको S1 S2 जो कि आपने स्टीम टेबल से निकाला हुआ है और एम डॉट पता है, तो अभी जब प्लग इन करेंगे तो ये निकल के आएगा 5072 किलोवाट। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सिबल जो मैक्सिमम जो आपका आउटपुट है, पॉसिबल आउटपुट है, वो निकल के आया है, जो कि 4306 से काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एक्चुअली एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो वो जब निकालेंगे तो सेकंड लॉ हो गया आपका ET, जिसमें कि W आउट डिवाइड बाय W रिवर्सिबल जो आउट है, तो इसी का लिमिट के हिसाब से अगर निकाले तो 5072 आउट जो एक्चुअल है वो 4306 है, ये निकल के आया आपका 84.9%। तो करीबन 84.9% आप अचीव कर पा रहे हैं इस प्रोसेस में, जो कि बहुत ही अच्छा है एक तरह से। करीबन 15% आपका लॉस में चला जा रहा है, वेस्ट चला जा रहा है। तो डिस्ट्रक्शन कितना हुआ? डिस्ट्रक्शन जो हमने क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि चौथा भाग इसका ये था कि एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड। सो एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड क्या होगा? ये होगा जो W रिवर्सिबल आउट माइनस W आउट, जो कि निकल के आया 776 किलोवाट। तो ये जो अमाउंट है वो एक तरह से वेस्ट हो गया है। ये आप चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, T0 S0 से निकाल सकते हैं, T0 S जनरेशन से भी निकाल सकते हैं। तो S जनरेशन अगर आप निकालते हैं इससे, तो वो भी आप एंट्रोपी जनरेशन निकाल लीजिए डायरेक्टली, उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, तो वो ये भी एग्जैक्टली सेम रिलेशन आएगा। अब पांचवा क्वेश्चन था इसमें कि एक्सर्जी ऑफ द स्टीम एट द इनलेट कंडीशन। तो ये तो इसमें ज़्यादा कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, ये तो सिंपल सा आपका H1 माइनस H0 हो गया, माइनस T0 S1 माइनस S0 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 है। हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये पार्ट तो नेग्लिजिबल है, ये पार्ट में ये वाला जो है ये इन्वायरमेंट का है, और यही हम लोगों ने कहा कि इन्वायरमेंट का भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि टेबल से है। तो ये प्लग इन करेंगे, ये वैल्यू H1 और S1 पता है, T0 तो आपको पता है कि ये 25 डिग्री है, 298 केल्विन। तो ये प्लग इन करेंगे तो 1238 किलो जूल्स पर केजी आएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने अकाउंट नहीं किया है। एक तरह से समझ लीजिए कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 kg पर सेकेंड से, तो ये निकल के आएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 kg पर सेकेंड से, तो निकल के आएगा 9904 किलोवाट। तो इसके जो इनिशियल एक्सर्जी थी इसके पास वो 9904 किलोवाट है, और एक्चुअली आपने जो वर्क निकाला वो 4306 है। तो केवल 43.5% जो है वो जो आपने अवेल किया, देखा जाए तो उसने आपने अवेल किया इस एनर्जी एक्सर्जी का। तो आप इस तरह के एनालिसिस आप कर सकते हैं, इसीलिए ये सब बहुत वैल्यूबल एक फॉर्मुलेशन है, वैल्यूबल तरीका है, बहुत ही सही तरीका है जिससे कि आप समझ सके किसी भी सिस्टम को अच्छे से कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और हम कितना उससे काम कर सकते हैं और कितना हम काम निकाल पाए हैं अपने प्रोसेसेस में। एक और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल अब निकल के आएगा, ये है दूसरा एग्ज़ाम्पल जिसमें कि हम एयर ले रहे हैं। पहले केस में हम लोगों ने स्टीम लिया था, और इस केस में हम लोगों ने एयर लिए हैं, और ये है एक्सर्जी बैलेंस जो कि चार्जिंग सिस्टम में है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक 200 मीटर क्यूब का रिजिड टैंक है जिसके अंदर 100 किलो पास्कल और 30 केल्विन पे एयर है, और इसे आप कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करके हम 1 मेगा पास्कल और 3 जो करना चाहते हैं, लेकिन टेम्परेचर हम उतना ही रखना चाहते हैं 300 केल्विन। कंप्रेस एयर जो है वो कंप्रेसर से आएगी, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशन
जो ये इस कंडीशन से आ रही है, तो ये कंप्रेस होके इस कंडीशन में इवेंचुअली इस कंडीशन से यहाँ जाएगी। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि चूँकि इनिशियल कंडीशन जो है आपका P0 और T0 ये है, तो हमें निकालना है मिनिमम जो वर्क है इस रिक्वायर्ड जो इस प्रोसेस के लिए, कि जिससे कि हमारा जो टैंक के अंदर जो एयर है वो 100 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल पे जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड जो है वो आपका, इसके लिए आपको रिवर्सिबल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल है इसका मतलब एक्स डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रॉयड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बट हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको एज्यूम करेंगे पहला कि एयर जो है आइडियल गैस है और के और पी जो है वो आपका नेग्लिजिबल है, और जो एयर का प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट। अब इसमें हम लोग एक्सएजी बैलेंस कर सकते हैं, एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एस डिस्ट्रॉयड, जो कि हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल है, तो ये ज़ीरो हो गया। और ये डेल्टा एक्स सिस्टम, तो यहाँ पे चेंज तो आएगा ये, क्योंकि ये डेल्टा एक्स को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, ये आ गया x2 माइनस x1। ओके, और ये आपका एक्सिन में क्या आएगा, एक्सिन में आपका W रिवर्सिबल इन जो हम निकालना चाहते हैं, प्लस जो मास आपका आया m1 psi1। ठीक है, और ये मास है इनिशियल जो आ रहा है ये वाला। अब इसमें ध्यान दीजिए कि साई जो 1 है उसका रेफरेंस एनवायरनमेंट का रहता है, मतलब इसमें आएगा h माइनस एच ज़ीरो, एस माइनस एच ज़ीरो, और वो S0 जो है वो आपका एनवायरनमेंट का कंडीशन है जो कि आपका 25 डिग्री के पे है। इसमें हम लोगों ने 300 लिया, तो 300 के पे है, 25 डिग्री सेल्सियस की जगह हमने 300 के पे लिया हुआ है। तो ऐसे में जब इन्वायरमेंट ही है, जब T0 और P0 इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेरिक एयर है, तो ये पार्ट जो है चूँकि इसका डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू आपका इन्वायरमेंट, तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ का जो psi1 है वो आपका ज़ीरो है, और एस डिस्ट्रक्शन है, और ये वाला जो है एस डिस्ट्रॉयड तो खैर ज़ीरो है, ये वाला जो है M2 जो फाइनल 2 इंटू जो आपका एक्सर्जी है इस सिस्टम का माइनस M1 phi1। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन निकल के आता है, और इसी को आप ये कह सकते हैं कि W rev in इज इक्वल टू M2 phi2 माइनस M1 phi1। अब ये phi1 की बात करते हैं। जब ने psi1 लिखा था तो psi1 तो फ्लोइंग सिस्टम के लिए लिया हुआ है जिसमें h1 माइनस h0 रहेगा। अब phi जो इनिशियल है, इसका जो इनिशियल स्टेट है उसका एक्सर्जी phi है, phi1 मानते हैं, और phi1 में क्या होगा, u1 माइनस u0 माइनस t0 इस तरह से होगा। तो u0 और u1 और t00 ये भी सेम होगा, क्योंकि इनिशियली जो कंडीशन था वो भी 100 किलो पास्कल और 300 केल्विन पे था, जो कि एनवायरनमेंट कंडीशन था। इसका क्या मतलब है कि phi1 भी एक्चुअली आपका ज़ीरो ही होगा। तो W rev in जो है एक सिंपल सा M2 phi2 रहेगा। ठीक है, अब M2 निकालने के लिए आपको फाइनल कंडीशंस पता होना चाहिए, जो कि P2V डिवाइडेड बाई RT2, और V आपको पता है 200 मीटर क्यूब, P2 पता है चूँकि आपको PT 1 मेगा पास्कल है, 1000 किलो पास्कल हो गया, T2 पता है 300 किलो केल्विन हो गया, और R आपको पता है चूँकि आपका 0.287 जो है किलो पास्कल मीटर क्यूब पर kg केल्विन हो गया। तो ये निकल के आता है 2323 kg, तो ये अमाउंट है। अच्छा, phi2 निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा u2 माइनस u1 प्लस P2 P0 V2 माइनस V0 माइनस T0 S2 माइनस S0 प्लस काइनेटिक एनर्जी पार्ट कह रहे हैं जो कि हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नोटिस कीजिए ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में टेम्परेचर, इसमें देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये फाइनल केवल प्रेशर चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में। तो चूँकि आइडियल गैस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, तो U2 जो है और U1 जो है सेम होगा, तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास केवल जो है दो टर्म रह जाते हैं, V2 माइनस V0 माइनस T0 S2 माइनस S0।
इसको आप निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा के। तो P2 इसको हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, कि इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P0 V0 क्या है कि P0 RT2 बाई P2 माइनस RT0 बाई P0। इसको आप लिख सकते हैं RT0 P0 बाई P2 माइनस 1, क्योंकि T2 जो है वो T0 है तो इसीलिए आप कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से T0 S2 माइनस S0 क्या होगा, T0 को हम लोग ये इंट्रॉपी को ऐसे लिख सकते हैं आइडियल गैस के लिए LSCP ln T2 बाई T0। चूँकि ये सेम है T2 इज इक्वल टू से T1, तो ये 1 आ जाएगा, तो ln1 0 है माइनस R ln P2 बाई P0 जो कि आपका रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन का निकल के आता है RT2 ln P2 बाई P0। ठीक है, तो ये आप प्लग इन करेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, और आपके पास इंफॉर्मेशन है T0 पता है, P2 पता है जो फाइनल है जो कि 1000 किलो पास्कल है, और P0 भी पता है। ठीक है, तो आप जब प्लग इन करेंगे तो आपको एक पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो phi2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 120.76 किलो जूल्स पर kg। ठीक है, इस तरह से आपका W rev in जो है, क्योंकि M2 भी पता है तो ये निकल के आ जाएगा आपका 281 अप्रॉक्सीमेटली 281 मेगा जूल्स। ठीक है, तो W rev in जो है, जो रिवर्सिबल जो मिनिमम वर्क है वो 281 मेगा जूल्स निकल के आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा किस तरह से एक्सर्जी बैलेंस कंट्रोल वॉल्यूम में कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप कई प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक्सर्जी जो है वो आपको समझ में आया है, जो कि एक वर्क पोटेंशियल है किसी भी सिस्टम का, और उसको हम लोगों ने देखा किस तरह से आप हीट वर्क और आपका फ्लो के वजह से जो कंट्रीब्यूट होता है कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा किस तरह से वो रिवर्सिबल वर्क और रिवर्सिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है, और कैसे सेकंड लॉ एफिशिएंसी को आप एक्सर्जी एक्सपेंडेड और रिकवर्ड से जोड़ सकते हैं, और कैसे आप उसे एस जनरेशन जो डिस्ट्रॉयड एक्सर्जी उसको भी आप जोड़ सकते हैं। एक्सर्जी चेंज ऑफ सिस्टम जो है वो हमने कंट्रोल फिक्स सिस्टम मतलब फिक्स मास के लिए किया, जो कि नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए किया। फिर हमने एक फ्लो सिस्टम के लिए भी किया। उसके बाद हम लोगों ने उसके जो है एग्जांपल्स किए, और पर्टिकुलरली हम लोगों ने डिक्रीज़ ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल जो है, डिक्रीज़ ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल जो कि हम लोगों ने कहा कि ये इक्वलेंट है, बराबर है, सेम प्रिंसिपल है जो कि हमने इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी की बात की थी वही है, बट इसको हमने दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। और इससे एनालिसिस में जो है डिवाइस के एफिशिएंसी के एनालिसिस में हमने वो निकाला किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है एक्सर्जी का कॉन्सेप्ट और इसको कैसे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और उसको फिर कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से भी, जो कि आप कम्प्लीटली डिवाइस बेस से जगह प्लांट बेस में लेके आएंगे, और कैसे हम यही सब जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम साइकिल्स में अब अच्छे से अप्लाई कर सके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, और फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।